जब एक काम और कर दे बस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आशा करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, शानदार फर्स्ट क्लास जिंदाबाद होंगे। खुशी जी हैं, विशाल हैं, काजल चतुर्वेदी हैं, शैलेश कुमार हैं, काजल ठाकुर और सत्यम जी हैं, दीपक हैं, विकास यादव हैं, अंजू हैं, लकी हैं, साधना जी हैं, शोहन हैं, निकिता हैं, अंकित जी हैं, आकाश हैं, शुभम हैं, दिव्या हैं, अजय कुमार जी हैं, नंदिता हैं, शीतल हैं, पवन कुमार जी हैं, पुलकित हैं, आरिफ खान हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग आ जाएंगे क्लास में। ठीक है, फिर हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं ना भैया। चलो आ जाओ सब लोग। ठीक है, सभी का स्वागत है, आप सभी का। जी ठीक है बच्चे। जी, और बताइए। ठीक है, सबसे पहले तो आप सभी बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तैयारी बढ़िया चल रही है, एकदम शानदार चल रही है। कोई इशू तो नहीं है मेरे प्यारे बच्चे आपको तैयारी में किसी भी तरह का, और होना भी नहीं चाहिए बिल्कुल, है ना। बताओ। ठीक है ना, भारत जी हैं, सार्थक हैं। ठीक है जी, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। चलिए, तो एक से दो बातें मैं आज आपसे करना चाहूँगा। ठीक है, और वो जो एक से दो बातें हैं जो मैं आज आपसे करना चाहूँगा, उसमें सबसे पहले तो बच्चे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी तक जितना भी पढ़ा आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अभी तक जितना भी पढ़ा वो सारी चीज़ें आपको बढ़िया तरह से याद हो रही हैं। ठीक, किसी भी तरह का कोई इश्यू तो नहीं है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ठीक है, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। ठीक है, पहले तो आप मुझे ये बताएंगे, है कि नहीं भाई। चलिए। चलिए भाई, इतने सारे दिल देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तुम सब यार इतने सारे दिल दे दोगे तो फिर मैं करूंगा क्या इतने सारे दिलों का, है। चलो, मतलब ये आप लोगों का प्यार है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतना प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चे। कोई इशू नहीं यार, मुझे पता है यार तुम्हें भी कोई इशू होगा। हैं? तुम लोग चीते हो, तुम्हें भी कोई इशू होगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं संसद में विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव। ठीक है, तो संसद में विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों के बारे में चर्चा करेंगे। सर आप पढ़ाते हैं तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है। क्यों भाई, ठीक है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड जैसा दिखता हूँ क्या भाई। एक बात बताओ। चलिए, देखो, रिवीजन करना पड़ेगा। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा। आप ये सोचते हैं कि हमें रिवीजन भी ना करना पड़े और बिना रिवीजन किए सब कुछ क्लियर हो जाए, सब कुछ हमें याद हो जाए, एक एक आर्टिकल। तो देखो, ऐसा तो बड़ा मुश्किल है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है ना, रिवीजन तो आपको देखो करना पड़ेगा, है ना, ध्यान रखना। क्योंकि देखो, हम लोग भी जो ना जब आपको पढ़ाने आते हैं तो हम भी एक बार देख के आते हैं कि आज आपको क्या पढ़ाना है। हालांकि मैं तो नहीं देखता, लेकिन जो और हमारे अध्यापक हैं, जो और साथी हैं, वो भी एक बार जो है ना देख कर आते हैं इसको। मैं इसलिए नहीं, क्योंकि ठीक है मुझे बहुत साल हो गए बच्चे, बस ये है। ठीक है, मैं आज का नहीं हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे संसद में प्रस्तावों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चे। संसद में प्रस्ताव, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव, इसके बारे में हम लोग बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई, जब हम संसद में प्रस्तावों के बारे में चर्चा करेंगे, संसद में प्रस्तावों के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे बच्चे स्थगन प्रस्ताव के बारे में। ठीक है,
ओके ओके, ओके ठीक है, अब कोई कमेंट नहीं। आइए अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे बच्चे किसके बारे में, स्थगन प्रस्ताव के बारे में। स्थगन प्रस्ताव, ये हमारा सबसे पहला प्रस्ताव है, स्थगन प्रस्ताव। हम इसे पढ़ रहे हैं। देखो सबसे पहले आप समझो कि स्थगन प्रस्ताव होता क्या है। स्थगन प्रस्ताव का मतलब होता है कि संसद में सामान्य चर्चा चल रही है, संसद में कोई सामान्य चर्चा चल रही है, ठीक है, जैसे कि साधारणतः चलती है कुछ इस प्रकार की चर्चा, लेकिन कोई बहुत महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित का मुद्दा, ठीक है, उभर कर सामने आ गया, या कोई बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित का मुद्दा उभर कर सामने आ गया, तो पहले से संसद में जो कार्यवाही चल रही थी, पहले से संसद में जो प्रक्रिया चल रही थी, देखो उस प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा, और जो सार्वजनिक हित का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, हो सकता है कि वह राष्ट्रीय हित का भी मुद्दा हो, अंतरराष्ट्रीय हित का भी मुद्दा हो, ठीक है, अब उस पर चर्चा की जाएगी, अब उस पर चर्चा की जाएगी। तो बच्चे पहले से संसद में जो चली आ रही प्रक्रिया है, या किसी भी सदन के भीतर, ठीक है, पहले से चली आ रही जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पॉज करके, उस प्रक्रिया को रोक कर, और ठीक है वर्तमान में जो राष्ट्र हित का विषय है, जो सार्वजनिक हित का सार्वजनिक हित का विषय है, या सार्वजनिक महत्व का विषय है, उस पर चर्चा करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है, उसको हम लोग स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। लेकिन सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव के बारे में ये बोला जाता है कि स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है, एक्चुअली राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसके बारे में ये बोला जाता है। नंदिनी त्यागी भैया, इतना सब कुछ कैसे याद है आपको? रिवीजन, ठीक है, रिवीजन से याद है बेटा। आप जो पूछ रहे हो कितना सब कुछ, तो इसका एकमात्र कारण है रिवीजन, बस क्लियर है। तो स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव में बाबू मैंने क्या बताया, स्थगन प्रस्ताव में मैंने आपको यह बताया कि बहुत ज्यादा आवश्यक, अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट में लिख देता हूं, फिर लोग आप लोग बोलते हो कि सर आप लिखते नहीं है, तो मैंने लिखा अति आवश्यक, अति आवश्यक, आवश्यक सार्वजनिक हित के, सार्वजनिक हित के अति आवश्यक सार्वजनिक हित के किसी भी विषय पर, किसी भी विषय पर, किसी भी विषय पर चर्चा करने हेतु, चर्चा करने हेतु, ठीक है, यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। किया जाता है, फिर से आप लोग समझिए, अति आवश्यक, ठीक है, सार्वजनिक हित के किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। एक्चुअली होता क्या है बच्चे कि सदन में एक सामान्य प्रक्रिया चल रही है, आप ये समझो बच्चे, ठीक है, सदन के भीतर सामान्य कोई भी प्रक्रिया चल रही है, सदन है और सदन में सामान्य प्रक्रिया चल रही है, जनरल प्रोसेस आप कहेंगे, सदन में सामान्य प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच क्या होता है कि इसी बीच किसी भी सदस्य के द्वारा बच्चे एक प्रस्ताव लाया जाता है, वो इसलिए कि साहब ये विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ये सभी लोगों के हित से जुड़ा हुआ विषय है, ये राष्ट्र हित का विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो वो इस तरह का कोई प्रस्ताव लाता है, कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है बच्चे, ठीक है, ध्यान रखना, कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है किसी भी सदस्य के द्वारा, कब, ठीक है, जब वह सार्वजनिक हित के किसी भी विषय पर चर्चा करना चाह रहा हो, वो चाहता हो कि सदन का ध्यान इसकी तरफ जाए, वह चाहता हो सदन का ध्यान इसकी तरफ जाए। तो क्या होता है बच्चे कि अध्यक्ष से इसके लिए बच्चे स्वीकृति लेनी होती है। भाई इस तरह के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए अध्यक्ष से स्वीकृति लेनी होती है, क्योंकि बिना अध्यक्ष की स्वीकृति के बच्चे, ठीक है, आप नहीं ला सकते, अध्यक्ष की स्वीकृति इस पर आवश्यक होती है, ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना। जब
अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के किसी भी निश्चित मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इसको प्रस्तुत किया जाएगा, तो इस पर अध्यक्ष की स्वीकृति, अध्यक्ष की सहमति बहुत आवश्यक होती है। अध्यक्ष की सहमति मिल गई। अब अध्यक्ष की सहमति मिल जाने के बाद, अध्यक्ष की स्वीकृति मिल जाने के बाद, आपने अध्यक्ष की तो स्वीकृति या सहमति ले ली, लेकिन केवल अध्यक्ष की स्वीकृति या सहमति से भी काम नहीं चलने वाला। ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि भाई केवल अध्यक्ष की सहमति या स्वीकृति से भी काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि केवल अध्यक्ष की स्वीकृति या सहमति से काम चल जाएगा, नहीं बाबू, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना बच्चे, लोकसभा में ही लाया जा सकता है, सामान्यतः राज्यसभा में नहीं। इसलिए लोकसभा के पीछे मैंने टिक लगा दिया और राज्यसभा के पीछे मैं क्रॉस कर दूंगा। ये बात आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं। जब ये लोकसभा में लाया जाएगा तो आपने अध्यक्ष की स्वीकृति ले ली। अध्यक्ष इस पर ये कहेंगे ठीक है भाई मैंने तो स्वीकृति दे दी, लेकिन आप कम से कम 50 सदस्यों की और स्वीकृति लीजिए इस पर, ठीक है ना। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 50 सदस्यों की, न्यूनतम 50 सदस्यों की भी स्वीकृति की आवश्यकता होती है। न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति की भी आवश्यकता होती है। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? आप सभी ये बात बच्चे बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि मिनिमम 50 सदस्यों की स्वीकृति की भी आवश्यकता होती है बच्चे। चलिए, 50 सदस्यों ने अपनी स्वीकृति दे दी, लोकसभा के 50 सदस्यों ने बोल दिया कि हाँ भाई हम इस फेवर में हैं कि सार्वजनिक महत्व के इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, हम इस फेवर में हैं, हम मानते हैं, ठीक है ना, कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो जैसे 50 सदस्यों ने इस पर स्वीकृति दे दी बेटा, तो स्वीकृति मिल जाने के बाद सार्वजनिक महत्व के उस विषय पर चर्चा स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या होगा, सार्वजनिक महत्व के उस विषय पर चर्चा प्रारंभ हो जाएगी, उस विषय पर चर्चा प्रारंभ हो जाएगी, सार्वजनिक हित के उस विषय पर चर्चा स्टार्ट हो जाएगी, चर्चा प्रारंभ हो जाएगी, चर्चा होगी मेरे प्यारे बच्चे। सार्वजनिक हित के उस विषय पर चर्चा होगी। इस चर्चा को कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे प्यारे बच्चे, ये चर्चा होगी, क्योंकि न्यूनतम 50 सदस्यों ने इस पर अपनी सहमति दे दी। और पहले से चली आ रही जो सामान्य प्रक्रिया है, पहले से आ रही सामान्य प्रक्रिया को, ठीक है, कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाएगा, ठीक है ना। पहले से चली आ रही सामान्य प्रक्रिया को कुछ घंटे, कुछ सप्ताह या फिर कुछ दिन के लिए रोक दिया जाएगा, उस दिन के लिए रोक दिया जाएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं कि स्थगन प्रस्ताव क्या होता है बच्चे, ठीक है। मैं आपको, देखो ये तो मैंने लिखवा दिया, ये तो हो गया लिखने वाला, ठीक है, लिखने वाला काम हमने कर लिया। अब मैं आपको ये समझाता हूँ स्थगन प्रस्ताव है क्या। कि बच्चे सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा सकता है, आप इसको राज्यसभा में नहीं ला सकते। सबसे पहली चीज ये बात आपको क्लियर कर लेनी है कि साहब आप लोकसभा में ला सकते हैं, राज्यसभा में नहीं ला सकते इसको। नंबर फर्स्ट, जब भी आप लोकसभा में लेकर आएंगे तो अध्यक्ष की सहमति आप ले लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, बिना अध्यक्ष की सहमति की आप कैसे ला सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप अध्यक्ष की सहमति ले लेंगे, ठीक है भाई, अध्यक्ष की सहमति भी ले ली। अध्यक्ष ये कहेगा कि भाई आप जो है ना न्यूनतम 50 सदस्यों का और समर्थन हासिल करो, मिनिमम 50 सदस्यों का भी समर्थन इस पर होना चाहिए, ठीक है, तभी इस प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है, ठीक है। जो विषय है, जो सार्वजनिक हित का विषय है, तभी उस पर चर्चा हो सकती है। तो उसने 50 सदस्यों के और उस पर सिग्नेचर करवा लिए। 50 और सदस्यों के सिग्नेचर हो गए, तो जो बच्चे लोकसभा में पहले से जो भी प्रस्ताव चल रहा था, जो भी प्रोसेस चल रही थी, किसी भी विधेयक पर चर्चा चल रही थी, वो पॉज हो जाएगा, ठीक है, वो स्थगित हो जाएगा कुछ दिनों के लिए, घंटों के लिए, ठीक है ना बच्चे, कुछ सप्ताह के लिए। और जो अब सार्वजनिक हित का विषय है वर्तमान में, जो बहुत महत्व का है, राष्ट्रीय हित का भी हो सकता है, उस पर चर्चा प्रारंभ हो जाएगी, उस पर माननीय सदस्य चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के प्रस्ताव को हम स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। बस आपको एक बात ध्यान रखनी जरूरी है कि स्थगन प्रस्ताव जब भी पारित हो जाए मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, स्थगन प्रस्ताव के पारित हो जाने पर सरकार को, जो बेटा सरकार होता है, उसको इस्तीफा नहीं देना होता। बस इसे सरकार की कड़ी निंदा माना जाता है, सरकार को इस पर इस्तीफा नहीं देना होता। तो नोट करके लिख लेंगे कि स्थगन प्रस्ताव के पारित हो जाने पर, यह प्रश्न पूछा गया है बच्चे, ठीक है, पीसीएस में। तो स्थगन प्रस्ताव के पारित हो जाने पर, स्थगन प्रस्ताव के पारित हो जाने पर स्थगन प्रस्ताव के पारित हो जाने पर सरकार को इस्तीफा तो नहीं देना पड़ता, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सरकार को इस्तीफा
तो नहीं देना पड़ता, नहीं देना पड़ता, परंतु इसे सरकार की निंदा माना जाता है, परंतु इसे इसे सरकार की निंदा माना जाता है, सरकार की निंदा माना जाता है, निंदा माना जाता है। तो सरकार को बेटा इस्तीफा तो नहीं देना पड़ता, लेकिन इसको आप सरकार की निंदा मानते हैं, निंदा माना जाता है। स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। एक बार थम्स अप करो बच्चे। ठीक, क्लियर है? सरकार को इस्तीफा नहीं देना होता, सरकार की निंदा माना जाता है। कि साहब सरकार की निंदा, क्यों सरकार की निंदा माना जाएगा? कि भाई ये सार्वजनिक हित का ऐसा विषय जिस पर कोई दूसरा व्यक्ति सरकार का ध्यान आकर्षण कर रहा है, दूसरा कोई व्यक्ति लेकर आ रहा है, सरकार को खुद सोचना चाहिए था कि सरकार ही इस विषय पर चर्चा कर ले। भाई इस प्रस्ताव को लाए जाने की आवश्यकता क्या थी? देखिए इसका मतलब है कि सरकार सार्वजनिक हित के विषयों पर सीरियस नहीं है। चलो ये क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए देखिए अब इसके बाद हम बात करेंगे सर समापन प्रस्ताव, अगला। ठीक है, ये एक लाइन का है, इस पर हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे समझाने में। समापन प्रस्ताव, समापन प्रस्ताव बच्चे, ये क्या होता है समापन प्रस्ताव? जरा इसे हमें समझना है कि समापन प्रस्ताव क्या होता है बच्चे। ठीक है, इसे हमें जानना है कि व्हाट इज मीन्स टू समापन प्रस्ताव। समापन प्रस्ताव का क्या मतलब है, समापन प्रस्ताव का क्या आशय है, ये हमें समझना है बच्चे। समापन प्रस्ताव का मतलब होता है कि अगर किसी भी सदस्य ने समापन प्रस्ताव को प्रस्तुत किया और उस समापन प्रस्ताव पर सदन की स्वीकृति मिल गई। किसी भी सदस्य ने बेटा समापन प्रस्ताव जो है किसी भी सदस्य ने समापन प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया और स्वीकृति मिल गई सदन की, तो इसका मतलब होता है कि कोई भी चर्चा जो चल रही है सदन में, उस चर्चा को समाप्त करने के लिए समापन प्रस्ताव लाया जाता है। जैसे ठीक है, सदन में किसी भी विधेयक पर चर्चा चल रही है, सदन में किसी प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है, सदन में किसी संकल्प पर चर्चा चल रही है, या सदन में कोई आम बहस हो रही है, तो सदन में वर्तमान में जो भी चर्चा चल रही होती है उस चर्चा को समाप्त करने के लिए किसी भी सदस्य के द्वारा यह प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर इस ठीक है प्रस्ताव को सदन की स्वीकृति मिल जाती है तो बेटा उस विषय पर चलने वाली जो चर्चा है उसको तुरंत रोक दिया जाता है, तुरंत रोक दिया जाता है, और रोकने के बाद फिर उस मामले को मतदान के लिए रखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। देखो बच्चे समापन प्रस्ताव का मतलब क्या है, देखो आप ठीक है मान के चलिए कि आप बच्चे किसी भी विधेयक को मतदान के लिए लेकर आ रहे हैं, किसी भी विधेयक को आप मतदान के लिए लेकर आ रहे हैं। मेरी बात मेरे प्यारे बच्चे सब लोग समझना, जो मैं समझा रहा हूं, कोई भी विधेयक है, कोई भी बिल है, और आप उस बिल को किसी भी विधेयक को मतदान के लिए लेकर आ रहे हैं, मतदान के लिए लेकर आ रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो बच्चे उस विधेयक पर एक सामान्य चर्चा होती है, सामान्य चर्चा होती है उस विधेयक पर। ध्यान रखना, जब आप किसी भी विधेयक को मतदान के लिए लेकर आ रहे हैं बच्चे, जैसे साधारण विधेयक है कोई, तो साधारण विधेयक पर बच्चे मतदान तो होगा ही सदन का, लेकिन दोनों सदनों का मतदान होता है। किसी भी सदन में साधारण विधेयक को सबसे पहले लाया जा सकता है, मैंने आपको बताया था साधारण विधेयक को आप दोनों में से किसी भी सदन में सबसे पहले ला सकते हैं। और बच्चे जब आप उस विधेयक को लेकर आते हैं तो उस विधेयक पर सामान्य चर्चा होती है, जनरल सी बच्चे उस पर चर्चा होती है। ये एक्चुअली ठीक है आप कह सकते हैं जब कोई भी विधेयक आता है तो उसके 3 वाचन होते हैं, और चर्चा जो होती है ना मेरे प्यारे बच्चे वो द्वितीय वाचन में होती है। ठीक है, उसके हर एक पहलू पर चर्चा होगी। ठीक है, जो भी ठीक है संशोधन है उसमें वह सदस्यों के द्वारा सुझाए जाएंगे, और उसमें जो है ना संशोधन उस सदन के द्वारा या तो किए जा सकते हैं या फिर नहीं भी किए जा सकते। तो कुल मिलाकर एक सामान्य चर्चा होगी उस पर। अब जब उस पर सामान्य चर्चा होगी तो किसी भी सदस्य ने समापन प्रस्ताव पारित कर दिया। ठीक है ना, कोई भी सदस्य ऐसा था, कोई भी सदस्य ऐसा था मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी सदस्य ऐसा था जिसने सदन के समक्ष समापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया, सदन के समक्ष उसने समापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
प्रस्तुत किया। ठीक है, और जब उसने समापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया बच्चे, तो उस पर सदन की स्वीकृति भी मिल गई। उस पर सदन की स्वीकृति भी मिल गई। और जैसे ही बेटा उस पर सदन की स्वीकृति मिली, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे कि उस विधेयक पर चल रही चर्चा को तत्काल समाप्त कर देंगे। चर्चा को तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा। चर्चा को तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा। चर्चा को आप तुरंत समाप्त कर देंगे बच्चे। तत्काल रूप से चर्चा को समाप्त कर दिया जाएगा। तुरंत तत्काल रूप से मेरे प्यारे बच्चे चर्चा समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद बच्चे उसको मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। चर्चा जो समाप्त हो गई चर्चा जितनी होनी थी। अब उसको क्या है, अब उसको मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। अब उसको मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। मतदान के लिए सदन के समक्ष रखा जाएगा कि भाई आप मतदान करो उस पर। अब मतदान करो मुन्ना। ठीक है, ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये समापन प्रस्ताव होता है। ठीक है, इसको मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता दिया। ठीक है ना, और ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को किसी भी तरह का भैया कोई भी इश्यू होगा, है ना, होना भी नहीं चाहिए। फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं इसको। चलो, मैं आपको एक बार इसको फिर से बता देता हूं। बेटा कोई भी सदस्य है, सदस्य जब सदन के समक्ष समापन प्रस्ताव प्रस्तुत करता है और सदन जब उस पर स्वीकृति दे देता है, तो बेटा उस विधेयक पर जो सामान्य चर्चा चल रही थी उस चर्चा को समाप्त कर दिया जाएगा और उस विधेयक को मतदान के लिए रख दिया जाएगा। मतदान के लिए रख दिया जाएगा। इसके लिए ही हम क्या लाते हैं, समापन प्रस्ताव लेकर आते हैं। समापन प्रस्ताव। ठीक है, समापन प्रस्ताव। देखो बच्चे, ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये आमतौर पर सामान्यतः बेटा किताबों में भी नहीं होती। ठीक है ना, किताबों में भी नहीं होती। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं। ठीक है ना, ये सारी चीजें नहीं होती। और मैं आपको पॉलिटी इस भाव के साथ पढ़ा रहा हूं कि आप सब कुछ ले लीजिए पॉलिटी में इस बार। सब कुछ, ये पॉलिटी के ऐसे नोट्स होंगे कि आगे आने वाले 4-5 वर्षों तक इन नोट्स का, इस तरह की पॉलिटी का किसी के पास कोई तोड़ नहीं होगा। आप विश्वास मानिए। हाँ, तोड़ उसी के पास होगा जो इन लेक्चर्स को देखकर पढ़ा रहा होगा। मैं ईमानदारी से बोलता हूं। ठीक है, उसके पास तो होगा, बाकी का नहीं होगा किसी के पास। आप कहाँ से पढ़ाते हैं फिर जब किसी बुक में नहीं है तो? नहीं है, कुछ बुक में है मेरे प्यारे बच्चे, जो जनरल सी बुक है ना जिनको आप लोग यूज करते हो। ठीक है, उसमें तो सामान्यतः ये है नहीं बच्चे, है ना। चलिए, चलो, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका समापन प्रस्ताव, है ना जी। यहाँ तक समापन प्रस्ताव के बारे में किसी भी तरह का कोई इशू नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई मुन्ना। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक कोई भी डाउट होगा आपको। समापन प्रस्ताव। अब हम आगे बढ़ते हैं। समापन प्रस्ताव के बाद फिर हम चर्चा करेंगे अब मेरे प्यारे बच्चे आपका आ, मतदान की आवश्यकता के 7 प्रस्ताव। कि भाई अब हमें इस पर मतदान की आवश्यकता है, तो मतदान की आवश्यकता के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है कि भाई मतदान की आवश्यकता है, मतदान की आवश्यकता के लिए एक प्रस्ताव लाया जाएगा। तो मतदान की आवश्यकता के 7 प्रस्ताव। मतदान की आवश्यकता के 7 प्रस्ताव। मतदान की आवश्यकता के 7 प्रस्ताव।
मतदान की आवश्यकता के साथ प्रस्ताव, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मतदान की आवश्यकता के साथ प्रस्ताव क्या होता है, मतदान की आवश्यकता के साथ प्रस्ताव, इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है बच्चे। ये सबसे पहले आप ध्यान रखना कि मतदान की आवश्यकता के साथ जो प्रस्ताव लाया जाता है, इसका उल्लेख लोकसभा के नियम नंबर 184 में किया गया है। लोकसभा प्रक्रिया 184 में इसका उल्लेख किया गया। बस आप इसको रट लेना कि मतदान के साथ, ठीक है ना, मतदान के साथ प्रस्ताव। तो मतदान के साथ प्रस्ताव की चर्चा लोकसभा की जो नियम प्रक्रिया है, लोकसभा की नियम प्रक्रिया 184 में नंबर पर, ठीक है ना, इसका उल्लेख किया गया है मतदान के साथ चर्चा। तो इसका उल्लेख लोकसभा प्रक्रिया 184 नंबर पर किया गया है, मतलब ये उसी के तहत लाया जाता है। ये क्या होता है बच्चे, जब हम किसी भी विशिष्ट प्रश्न पर मतदान के साथ चर्चा की अनुमति देते हैं, कोई भी विशिष्ट प्रश्न है, तो कोई भी प्रश्न सदन में उठाया गया, ठीक है साहब, कोई प्रश्न सदन में उठा और प्रश्न सदन में यह उठा कि भारत को पाकिस्तान पर आक्रमण करना चाहिए अथवा नहीं, ये प्रश्न सदन में उठा, मान के चलिए। जब ये प्रश्न सदन में उठा कि भारत को पाकिस्तान पर आक्रमण करना चाहिए कि नहीं बच्चे, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, तो इस प्रश्न पर, ठीक है, मतदान के साथ, ठीक है, चर्चा भी हो, ठीक है, ये जो प्रश्न है इस पर मतदान भी हो, मतदान तो हुई हो, मतदान के साथ चर्चा भी हो। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे? तो इसके लिए जो प्रस्ताव लिया जाता है, इसके लिए जो हम प्रस्ताव लेकर आते हैं, उसको हम कहते हैं मतदान की आवश्यकता के साथ प्रस्ताव। क्लियर है? तो उल्लेख लोकसभा की, ठीक है, प्रक्रिया 184 में है। इसका आशय क्या है बच्चे, कि किसी भी प्रश्न पर मतदान के साथ चर्चा हो, इसके लिए लाया जाता है कि भाई कोई भी प्रश्न उठा तो किसी भी प्रश्न पर मतदान के साथ, किसी भी प्रश्न पर मतदान के साथ चर्चा हो, चर्चा हो बच्चे, किसी भी प्रश्न पर मतदान के साथ चर्चा हो, इसके लिए बच्चे ये प्रस्ताव लेकर लाया जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसके बाद चर्चा हो, ठीक है, किसी भी प्रश्न पर मतदान के साथ चर्चा हो। अगर ये पारित हो गया, अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया बच्चे, ठीक है, ये प्रस्ताव पारित हो गया, तो सरकार को उस प्रश्न पर, सरकार को उस प्रश्न पर मतदान के साथ, सरकार को उस प्रश्न पर मतदान के साथ ठीक है ना, चर्चा करनी होती है, चर्चा करनी होती है। सरकार को उस प्रश्न पर बेटा मतदान के साथ चर्चा करनी होती है। अगर ये पारित हो गया, तो पारित हो जाने पर बेटा सरकार को उस प्रश्न पर मतदान के साथ चर्चा करनी होती है। फिर सरकार बेटा बाध्य है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, सरकार बाध्य है कि वह, ठीक है, मतदान के साथ उस प्रश्न पर चर्चा करेगा। ये क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी तरह की, किसी भी? तो इसको हम कहते हैं मतदान के साथ चर्चा पर प्रस्ताव लाया जाता है। हालांकि मतदान वाले जो प्रस्ताव होते हैं वो अपेक्षाकृत दुर्लभ होते हैं। आमतौर पर राष्ट्रीय मामलों के लिए बच्चे ये आरक्षित होते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, मतदान वाले प्रस्ताव अपेक्षाकृत दुर्बल होते हैं। ओ सॉरी, दुर्बल नहीं कह रहा, दुर्लभ। दुर्लभ मतलब बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि इस तरह का कोई भी प्रस्ताव लाया जाए, ठीक है ना, माफ करना, दुर्बल नहीं, दुर्लभ, ठीक है। तो ये जो मतदान वाले प्रस्ताव होते हैं अपेक्षाकृत बहुत दुर्लभ है, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं आपसे कि कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा होगा मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी ऐसा होगा कि इस तरह के प्रस्ताव लाए जाते हैं। आमतौर पर जो राष्ट्र हित के विषय होते हैं ये उन विषयों के लिए आरक्षित होते हैं, ठीक है। सामान्यतः यह प्रस्ताव बहुत दुर्लभ होते हैं, सामान्यतः यह प्रस्ताव बहुत दुर्लभ होते हैं, यह प्रस्ताव बहुत दुर्लभ होते हैं। यह प्रस्ताव बहुत दुर्लभ होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना बच्चे। सामान्यतः ये जो प्रस्ताव होते हैं बहुत ही दुर्लभ होते हैं, ये राष्ट्र हित के विषयों के लिए आरक्षित होते हैं, यह राष्ट्र हित के विषयों के लिए आरक्षित होते हैं।
राष्ट्रीय हित के विषयों के लिए आरक्षित होते हैं। विषयों के लिए आरक्षित होते हैं, आरक्षित होते हैं। चलो जी, ये भी बात समझ में आ गई। अगर आप केवल मुझे ये अनुमति देना कि मैं बच्चे जो है ना इन सब चीज़ों को केवल ठीक है समझाता हुआ चला जाऊं, लिखवाने की आवश्यकता ना पड़े, तो आप विश्वास मानिए कि और इंटरेस्टेड हो जाए बच्चे ये। लेकिन जब लिखवाने के साथ साथ समझाने के साथ साथ जब लिखवाया भी जाता है ना, तो फ्लो टूट जाता है। वास्तव में इनको समझाने की आवश्यकता है। ये आप ही के बैच में मैं केवल इनको लिखवा रहा हूँ, आमतौर पर मैंने लिखवाता भी नहीं हूँ, है ना। केवल ये समझाने वाली बातें हैं, लेकिन नोट्स आपको खुद ही बनाने होते हैं। लेकिन आप लोग, मैं समझता हूँ कि आप लोग अभी छोटे हैं, ठीक है। आप में से कई ऐसे हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। अब पीसीएस वाला बच्चा तो जो है ना बच्चे, वो बहुत ठीक है स्मार्ट होता है, तो इसलिए कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए इतना कर सकते हैं हम। थोड़ा सा सही कर दें कि अच्छा लगे। तो मतदान की आवश्यकता के साथ प्रस्ताव, मतदान की आवश्यकता के साथ प्रस्ताव क्या होता है भैया, कि इसका उल्लेख लोकसभा की प्रक्रिया नंबर 184 में किया गया है। जब किसी भी प्रश्न पर मतदान के साथ चर्चा, कि भाई मतदान तो ही हो, कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न पर मतदान तो हो, उसके साथ चर्चा भी हो, तब ये बच्चे इस तरह का प्रस्ताव लाया जाता है। सरकार को उस प्रश्न पर मतदान के साथ चर्चा करनी होती है। ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में इस तरह के प्रस्ताव लाए जाते हैं। सामान्यतः ये जो प्रस्ताव होते हैं ये राष्ट्र हित के विषयों के लिए रिजर्व होते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये वास्तव में बहुत कठिन टॉपिक है। अगर ये आपको समझ में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ठीक है, आप सही हाथों में हो मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला टॉपिक जो है बच्चे, और अल्प अल्पावधि चर्चा, इसको बोलेंगे अल्प अवधि चर्चा, अल्पावधि चर्चा। मैंने बोला दैट इज सो मच महत्वपूर्ण। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अल्पावधि चर्चा। अल्पावधि चर्चा का मतलब क्या होता है बच्चे, सबसे पहले आप ये समझ लें कि इसका जो उल्लेख किया गया है, इसका जो उल्लेख किया गया है वह लोकसभा की प्रक्रिया है 193। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो लोकसभा की जो प्रक्रिया है, जो लोकसभा के नियम है 193 उसमें, और इसकी चर्चा बच्चे राज्यसभा की जो प्रक्रिया है, ठीक है, राज्यसभा की प्रक्रिया संख्या 176 में और लोकसभा की प्रक्रिया संख्या 193 में। लोकसभा की प्रक्रिया संख्या 193 में, राज्यसभा की प्रक्रिया संख्या 176 में अल्पावधि चर्चा की, ठीक है ना, अल्पावधि चर्चा की गई है। आप ये बोल सकते हैं कि अल्पावधि चर्चा का उल्लेख किया गया है। तो अल्पावधि चर्चा का जो उल्लेख किया गया है वो लोकसभा की प्रक्रिया संख्या, ठीक है, 193 में, और राज्यसभा की प्रक्रिया संख्या 176 में इसका उल्लेख किया गया है। 176 में इसका उल्लेख किया गया है। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? यहाँ तक किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट तो नहीं है? और मैं चाहता भी हूँ बच्चे कि किसी भी तरह का कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब ये अल्पावधि चर्चा है क्या बच्चे? तो मतलब छोटी अवधि की चर्चा, मतलब ठीक है ना। अल्पावधि चर्चा का मतलब क्या है सर? छोटी अवधि के लिए चर्चा, छोटी अवधि के लिए चर्चा, छोटी अवधि के लिए चर्चा। छोटी अवधि के लिए जो चर्चा होगी उसको हम क्या कहेंगे? छोटी अवधि के लिए होने वाली चर्चा को मेरे प्यारे बच्चे हम अल्पावधि चर्चा कहेंगे। ठीक है, और एक और बात मैं आप सब लोगों से ये बोलूंगा मेरे प्यारे बच्चे, कि इस क्लास को जितना हो सकता है आप लोग लाइव लो। ठीक है, पॉलिटिक्स इस क्लास को आप लाइव ही लो। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। विमल कुमार जी कह रहे हैं ये आते ही नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। और मंजीत गंगवार जी कह रहे हैं आज तक के सबसे बेकार नोट्स इस क्लास के बन रहे हैं गुरुजी, समझ में ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताता हूँ इसके नोट्स, ठीक है, इतने अच्छे क्यों नहीं बन पा रहे इस विषय के। क्यों? क्योंकि जैसे आप इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप इतिहास पढ़ रहे हैं, और इतिहास में मान के चलिए कि इतिहास में सपोज डेट, ठीक है, आपने कोई भी वंश पढ़ा, जैसे
ठीक, कुषाण वंश पढ़ा, आप इतिहास में कुषाण वंश पढ़ रहे हैं, कुषाण वंश, ठीक है। तो कुषाण वंश के बारे में जो भी टीचर पढ़ा रहे होंगे वो बताएंगे कि सबसे पहले इंडो बैक्ट्रियन का आक्रमण हुआ। इंडो बैक्ट्रियन जिनको हिंद यूनानी कहते हैं, ठीक है। हिंद यूनानी राजवंश का जो संस्थापक था वो डेमेट्रियस था। उसके बाद उसकी एक दूसरी शाखा यूक्रेटाइड्स के नेतृत्व में आई। उसके बाद फिर शकों का संस्थापक भारत में माउस था, तो उन्होंने सीधे सीधे माउस के बारे में लिख दिया। फिर उसके बाद पहलव आए, ठीक है। पहलव राजवंश का संस्थापक भारत में गोंडोफर्निस था। और उसके बाद कुषाण आए। कुषाण वंश की जो पहली शाखा थी उसका संस्थापक कुजुल कटफिसस है, जिसका चीनी स्रोतों में क्यू से क्यू नाम मिलता है। फिर कुजुल कटफिसस का बेटा भीम कटफिसस, तो वो क्या है बेटा कि वो लाइन बाई लाइन है, सब कुछ ऐसे करके लिखते चले जाओ और रटवाते चले जाओ, अच्छे नोट्स बन जाएंगे। मेरी बात समझ पा रही है? पॉलिटी में क्या है, थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। दूसरा, थोड़ा सा आपको समझदार होना पड़ेगा, इसमें स्मार्ट होना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब मेरे विषय में आपको होना पड़ेगा, मेरे विषय में आपको, देखिए, वो पशुओं वाला व्यवहार नहीं करना। मैं बिल्कुल एकदम क्लियर बोल देता हूँ कि भाई ऐसे लाइन टू लाइन लिखते चले जाओ। अब जैसे कई सारी चीजें, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने, ठीक है, सबसे पहले सारी चीजें जो स्थगन प्रस्ताव है, तो स्थगन प्रस्ताव, चलो यहाँ पर स्थगन प्रस्ताव के बारे में मैंने सब कुछ लिखा, पैराग्राफ में लिखा, ठीक है। पैराग्राफ के बाद फिर मैंने क्या किया, पैराग्राफ के बाद बच्चे फिर मैंने, ठीक है, इसको कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट राइटिंग, ठीक है। शॉर्ट राइटिंग, नोट्स बनाने में हमेशा शॉर्ट राइटिंग का प्रयोग करो। तो शॉर्ट राइटिंग का प्रयोग किया कि लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। 50 सदस्यों की स्वीकृति न्यूनतम आवश्यक होती है। ये आपको शॉर्ट राइटिंग करनी पड़ेगी। नोट्स आपको किताब की तरह नहीं बनाने, क्योंकि पैराग्राफ में तो किताब में लिखा हुआ है। और इतना भी मैं जो करता हूं ना बच्चे, ये केवल व केवल मैं तुम्हारे लिए करता हूं। ये बात आप समझो। नोट्स कैसे होने चाहिए, ठीक है, कभी पूछना, ठीक है, आपके गांव में, आपके घर में कोई पढ़े लिखे इंसान हो जो, ठीक है, लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो अपने जमाने के, ठीक है, तो उनसे पूछना, ठीक है, जिन्होंने खुद जीवन में, ठीक है, कोई बहुत बड़े, ठीक है, पद को धारण किया हो, किसी अच्छी जॉब में हो वो, ठीक है ना, तो उनसे पूछेगा कि जब आप पढ़े थे तो आपने कैसे नोट्स बनाए थे। या कभी टॉपर्स का इंटरव्यू देखना, तो टॉपर्स क्या बोलते हैं कि नोट्स जितने शॉर्ट हों, जितने कम से कम हों, और जितने, ठीक है ना, कम से कम होंगे वह उतने कम समय में रिवाइज किए जा सकेंगे, ठीक है, उनको प्रिसाइज होना चाहिए, ये बोला जाता है, ठीक है। तो आप इस बात को अभी नहीं समझोगे बच्चे, ठीक है, अभी आपको समय लगेगा इस बात को समझने में, क्योंकि हम ही को इतना समय लग गया इस बात को समझने में। जब इस प्रकार के नोट्स होंगे, अब सवाल ये उठता है कि जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर, ठीक है, ये जो है ना नोट्स जो है, ठीक है, आपने तो ऐसे लिखा दिया, लेकिन फिर मैं बाद में भूल जाता हूं। क्यों बाद में भूल जाते हो आप इसलिए बाद में भूल जाते हो क्योंकि आपने क्लास में पूरे कंसंट्रेशन के साथ उनको नहीं पढ़ा था। अगर आप क्लास में पूरे कंसंट्रेशन के साथ उनको पढ़ते तो फिर आपको याद रहता। आप विश्वास मानिए बच्चे, ठीक है, जो बच्चा पूरे कंसंट्रेशन के साथ क्लास लेता है उसको ये तक याद होता है कि जब मैं कोई भी चीज लिखवा रहा था तो वहां पर मैंने कौन सी बात बोली, उसे ये तक याद रहता है। और जब वो, ठीक है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तीसरी या चौथी बार जब भी उसका रिवीजन कर रहा है तो वो बात उसके दिमाग में हिट कर जाती है कि यहां पर सर ने ही बोला था। आप तो छोड़िए, ठीक है, मैंने 2013-14 में, ठीक है, अपनी तैयारी 2014-15 में मैंने अपनी तैयारी की थी यूपीएससी की। और इस तैयारी के दौरान बच्चे, ठीक है, उस टाइम के जो नोट्स हैं, जो किताबें हैं, वो आज भी मेरे पास हैं। तो जैसे मान के चलिए कि मैं कभी ज्योग्राफी पढ़ता हूं, मैंने कि चलो ठीक है, कभी ज्योग्राफी के नोट्स मैंने उठाए और मैंने पढ़े ज्योग्राफी के नोट्स। और ज्योग्राफी के नोट्स पढ़ते समय जहां पर मैंने कोई भी चीज हाईलाइट की हुई है, मैं आपकी कसम खा के बता रहा हूं, मुझे वो याद आ जाता है कि अच्छा, जब मैंने आज से इतने साल पहले हाईलाइट किया था तो ये वाला जोक, ठीक है, टीचर ने बोला था, ठीक है, ये वाली चीज उन्होंने बोली थी, वो आज तक मुझे याद है। क्यों? क्योंकि हम पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़े। आप लोग कॉन्सेंट्रेशन है नहीं आप में। अब क्या है कि इंस्टाग्राम का जमाना है, ठीक है ना, रील्स आप स्क्रॉल करते रहते हो, तो कंसंट्रेशन कहां से बनेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये बात मैंने आपको मुन्ना समझा दी। चलिए, तो अब ये क्या है भैया कि छोटी अवधि के लिए चर्चा है। अल्पावधि चर्चा मतलब छोटी अवधि के लिए चर्चा है बच्चे, ठीक है। इस छोटी अवधि के लिए चर्चा में होता क्या है बच्चे कि सांसद किसी सार्वजनिक महत्व के किसी विशिष्ट मुद्दे पर मतदान के लिए चर्चा करने की, ठीक है, अनुमति देती है, ठीक है ना। छोटी अवधि की चर्चा जो है ये सांसदों को सार्वजनिक महत्व के किसी विशिष्ट मुद्दे पर, सार्वजनिक महत्व के किसी विशिष्ट मुद्दे पर सांसदों को सांसदों को सार्वजनिक हित के सांसदों को सार्वजनिक हित के
किसी विशिष्ट मुद्दे पर किसी विशिष्ट मुद्दे पर, ठीक है ना, छोटी अवधि के लिए चर्चा करने की अनुमति प्रदान करती है। छोटी अवधि के लिए चर्चा करने की अनुमति प्रदान करती है। ठीक है, सांसदों को सार्वजनिक हित के किसी विशिष्ट मुद्दे पर, ठीक है, छोटी अवधि के लिए चर्चा करने की अनुमति प्रदान करती है मेरे प्यारे बच्चे। अब वह छोटी अवधि कितनी होगी, ठीक है बच्चे, छोटी अवधि कितनी होगी, तो अधिकतम 2 घंटा। आप किसी भी विषय पर अधिकतम 2 घंटे तक क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, अधिकतम 2 घंटा। अल्पावधि चर्चा ही होती है कि छोटी अवधि के लिए चर्चा। छोटी अवधि के लिए चर्चा तो साहब, ठीक है, कितने समय के लिए चर्चा, कितने समय के लिए, तो अधिकतम 2 घंटे के लिए चर्चा। और ये जो बच्चे छोटी अवधि की चर्चा है, जिसका उल्लेख लोकसभा के 193 और राज्यसभा के 176 में बच्चे प्रक्रिया में लिखा हुआ है, ये सांसदों को सार्वजनिक हित के किसी विशिष्ट मुद्दे पर छोटी अवधि के लिए, तो छोटी अवधि भैया कितनी होगी, आपसे पूछा जाए, आपसे ये पूछ लिया जाए, जैसे मान के चलिए आपसे ये पूछ लिया जाए कि छोटी अवधि के लिए जो चर्चा है, आपसे पूछ लिया जाए बच्चे कि छोटी अवधि के लिए चर्चा है, उसमें अधिकतम कितनी अवधि तक के लिए, ठीक है, सांसद चर्चा कर सकते हैं किसी भी मुद्दे पर, तो आप कहेंगे कि अधिकतम वह 2 घंटे की अवधि के लिए बच्चे उस पर चर्चा कर सकते हैं। ये 2 घंटे से अधिक नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है, ये बात मुन्ना समझ में आई, ठीक है, सभी को अच्छे से। बस इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है बच्चे कि इसका उद्देश्य क्या होता है, अल्पावधि चर्चा का इसका उद्देश्य होता है कि सार्वजनिक हित के किसी भी विषय पर बच्चे ध्यान आकर्षित करना, यह महत्वपूर्ण, ठीक है, उद्देश्यों पर, महत्वपूर्ण विषयों पर, ठीक है, सदन का ध्यान आकर्षित करना। बस ध्यान रखना, इसका उद्देश्य क्या होता है कि महत्वपूर्ण विषयों पर सदन का ध्यान आकर्षित करना, महत्वपूर्ण विषयों पर सदन का ध्यान आकर्षित करना, इसका उद्देश्य होता है। महत्वपूर्ण विषयों पर सदन का ध्यान आकर्षित करना। विषयों पर सदन का ध्यान आकर्षित करना। सदन का ध्यान आकर्षित करना। आकर्षित करना। चलिए, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ? जी, अल्पावधि चर्चा एक बार प्लीज सब लोग थम्स अप करके बताएंगे बच्चे। चलिए, ठीक है, अब इसके बाद हम 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों के बारे में चर्चा करेंगे बस। ठीक है, हमारा लास्ट होगा बच्चे 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव। एक होगा अविश्वास प्रस्ताव, इस पर हम चर्चा करेंगे बच्चे, ये बहुत पूछा जाता है, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। और दूसरा मुन्ना विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव। इन 2 प्रमुख प्रस्तावों पर हम चर्चा करेंगे, एक अविश्वास प्रस्ताव और एक विश्वास प्रस्ताव। तो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव को हम किस नाम से जानते हैं? अविश्वास प्रस्ताव को हम नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। इसको हम नो कॉन्फिडेंस मोशन के नाम से जानते हैं, अविश्वास प्रस्ताव को, नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव, जरा इस पर गौर करना बच्चे। अविश्वास प्रस्ताव ये हमेशा आपको ध्यान रखना बच्चे कि ये लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने लिख दिया लोकसभा के सामने, राइट। ये लोकसभा में लाया जा सकता है, हमेशा राज्यसभा में नहीं, राज्यसभा में नहीं अविश्वास प्रस्ताव। तो बेटा ये लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में आप इसे कभी भी नहीं ला सकते। तो ये प्रस्ताव कहां पर प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा में हमेशा, राज्यसभा में ये प्रस्ताव कभी भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, सबसे पहले प्रस्ताव आएगा,
क्या आया बच्चे? प्रस्ताव आया, प्रस्ताव आया। तो जब ये प्रस्ताव आएगा तो किसी भी प्रस्ताव को समर्थन की आवश्यकता होती है। जब आप किसी भी प्रस्ताव को लेकर आओगे तो बेटा प्रस्ताव के लिए किसकी समर्थन की आवश्यकता होती है? प्रस्ताव के लिए समर्थन की आवश्यकता होती है। तो बच्चे इस प्रस्ताव के समर्थन के लिए मिनिमम, मिनिमम, ठीक है, मैंने लिख दिया MIN, मिनिमम, ठीक है, इस प्रस्ताव के समर्थन के लिए मिनिमम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता हो, समर्थन की आवश्यकता होती है। 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ये बात ध्यान रखना। कितने सदस्यों के समर्थन की बच्चे? 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। देखिए प्रस्ताव हमेशा ये किस में लाया जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव बेटा हमेशा लोकसभा में लाया जाएगा। ये प्रस्ताव कभी भी राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। ये प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। इस प्रस्ताव पर बच्चे जब किसी भी प्रस्ताव को लाया जाता है तो उस प्रस्ताव पर हमें समर्थन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रस्ताव पर समर्थन के लिए हमें 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चे, चलिए अब 50 सदस्यों का समर्थन मिल गया। समर्थन मिल गया का मतलब है कि चलो ठीक है भाई, ठीक है, प्रस्ताव के लिए लोग सीरियस है। आवश्यकता का मतलब क्या? समर्थन का मतलब क्या है कि भैया जी प्रस्ताव के लिए जो सदस्य हैं वह गंभीर हैं, अगंभीर नहीं है, गंभीर है। अब अगली प्रोसेस क्या होगी कि इसको पारित करना होगा, पारित करना होगा। और पारित किससे करना होगा बच्चे? पारित करना होगा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के, मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, पारित करना होगा इसको साधारण बहुमत से। आप लोग साधारण बहुमत पढ़कर आए हो, आपको बहुत अच्छे से पता है कि भाई इसको पारित करना होगा हमको साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से इसको पारित किए जाने की आवश्यकता है। साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है कि भाई उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% प्लस 1। आप लोग पढ़कर आए हो, क्या होता है? उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% प्लस 1, करने वालों का 50% प्लस 1, 50% प्लस 1। ठीक है बच्चे, तो उसको साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत बोले तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 50% प्लस 1 से उसको ठीक है पारित करना होगा। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है, जैसे ही ये पारित हो गया, देखिए जैसे ही पारित हो गया अविश्वास प्रस्ताव, तो अविश्वास प्रस्ताव मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 50% प्लस 1 से अगर ये पारित हो जाता है बच्चे, तो सरकार को बच्चे इस्तीफा देना होगा। इसके पारित हो जाने के बाद सरकार को इस्तीफा देना होता है। और अगर सरकार इस्तीफा फिर भी ना दे, ठीक है ना, देना होता है। अगर मान के चलो बच्चे कि मंत्री परिषद फिर भी इस्तीफा ना दे, प्रधानमंत्री फिर भी इस्तीफा ना दे, तो राष्ट्रपति बच्चे क्या करेगा? बर्खास्त कर देगा, ठीक है, उस मंत्री परिषद को। तो सरकार को इस्तीफा देना होता है, इस्तीफा देना 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 देना, इस्तीफा देना होता है, इस्तीफा देना होता है। और अगर मान के चलिए बच्चे अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और अविश्वास प्रस्ताव के पारित हो जाने के बाद भी ठीक है प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा या मंत्री परिषद इस्तीफा नहीं दे रही, तो फिर मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति ऐसे हटा देगा उनको, हटो चलो, इस्तीफा ही नहीं दे रहे तुम लोग। क्लियर है? एक बार बताइए मुन्ना, ये बात समझ में आ रही है? तो ये इतने सारे प्रस्ताव हो गए। चलो अब सबसे पहले हम बात करेंगे ठीक है अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। हल्का सा कठिन है, ठीक है, ये प्रस्ताव थोड़ी सी कठिन है, पहली बार पढ़ रहे हो ना। क्या है अविश्वास प्रस्ताव? सर बड़ी सिंपल है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव इसको हम नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ये होता है तब लाया जाता है जब बच्चे सरकार अपना बहुमत लोकसभा के भीतर खो देती है। अच्छा, सरकार कब तक बहुमत में रहेगी लोकसभा में? जब तक सरकार के पास ठीक है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 50% प्लस 1 सदस्य होंगे। सरकार के पास जब तक 50% प्लस 1 सदस्य होंगे तब तक सरकार बहुमत में रहेगी। ठीक है, और आपको पता है कि पूरी की पूरी मंत्री परिषद ठीक है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो इसका मतलब है कि मंत्री परिषद तब तक अपने पद पर बनी रहेगी जब तक लोकसभा में उसका बहुमत होगा। अब मान के चलिए बच्चे कि सरकार बड़े मार्जिनल तरीके से बहुमत में आई थी। मार्जिनल का मतलब है कि भैया जी ठीक है सरकार के पास जो बहुमत था
वह आधी सीटों से एक या दो सदस्य ज्यादा का ही था। ठीक है, बहुत बड़ा गैप नहीं था। ठीक है, मार्जिनल सा गैप था, मार्जिनल सा। जैसे लोकसभा में हमें मान के चलिए कि 272 सीटें चाहिए होती हैं सरकार बनाने के लिए, तो 274 सीटें थी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास, उसने सरकार तो बना ली, लेकिन पता चला कि एक जो सदस्य है उसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, दूसरे सदस्य ने त्याग पत्र दे दिया, ठीक है, और तीसरे का निर्वाचन रद्द हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार जो कल तक बहुमत में थी, 3 सदस्यों के बच्चे हट जाने पर वह अब अल्पमत में आ गई। और ये बात जैसे विपक्ष को पता चली तो विपक्ष ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाते हुए, ठीक है, वह अविश्वास प्रस्ताव सदन में ले आई। तो अविश्वास प्रस्ताव इसलिए केवल व केवल लोकसभा में, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसलिए लोकसभा में ही लाया जाता है। अब विपक्ष ले आई बच्चे अविश्वास प्रस्ताव, और जब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ले आई तो सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर हमें समर्थन मिलना होगा। ठीक है, तो 50 सदस्यों के सिग्नेचर होनी चाहिए, 50 सदस्यों के सिग्नेचर भी हो गए, फिर इसको पारित करना होगा। और पारित करना होगा इसको किससे? साधारण बहुमत से। किससे बच्चे? साधारण बहुमत से इसको पारित करना होगा। और जैसे ही ये साधारण बहुमत से पारित हो गया तो फिर सरकार को इस्तीफा देना होता है। ठीक है, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है? इसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस मोशन। ये बात समझ में आ गई होगी। विश्वास प्रस्ताव मीन्स कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे कि ऐसी सरकारें जो बहुत कम बहुमत के साथ बनी है। विश्वास प्रस्ताव समझना, ठीक है। मैं समझाने जा रहा हूं आप सभी को विश्वास प्रस्ताव, और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग बहुत अच्छे से इसको विश्वास प्रस्ताव को समझेंगे, पढ़ेंगे। क्या है विश्वास प्रस्ताव? बच्चे, विश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि अगर कोई भी सरकार, ठीक है ना, मार्जिनल गैप से बहुमत में आई है, मार्जिनल गैप से बहुमत में आई है, बहुमत में आई है, मार्जिनल गैप से बहुमत में आई है, तब बच्चे क्या करेंगे? राष्ट्रपति बोलेंगे कि भाई आप सदन में अपना बहुमत सिद्ध करिए। राष्ट्रपति उस सरकार से बोलते हैं कि क्या? कि भाई आप सदन में अपना बहुमत सिद्ध कीजिए, सबसे पहले सदन में बहुमत प्रूव कीजिए, सदन में बहुमत सिद्ध कीजिए। राष्ट्रपति बोलते हैं सदन में बहुमत सिद्ध कीजिए। और सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए बच्चे जो प्रस्ताव लाया जाता है, जो प्रस्ताव लाया जाता है सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए, उसे हम विश्वास प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम विश्वास प्रस्ताव बोलते हैं, उसे विश्वास प्रस्ताव बोलते हैं। बस ये ध्यान रखना। लेकिन विश्वास प्रस्ताव में और अविश्वास प्रस्ताव में अंतर होता है कि विश्वास प्रस्ताव एक्चुअली, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है। राष्ट्रपति सरकार को बोलते हैं कि सरकार, हे सरकार, तुम अपना बहुमत सिद्ध करो सदन में। अगर तुम्हारे पास बहुमत है तो देन प्रूव योर मेजोरिटी, प्रूव योर मेजोरिटी, आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। ठीक है, और सरकार अगर लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक अपने सदस्यों को दिखा देती हो सदन में कि भाई मेरे पास 50% प्लस 1, ठीक है, या उससे ज्यादा सदस्य हैं, तो राष्ट्रपति कह देगा ओके, यू हैव टू कंटिन्यू योर गवर्नमेंट, आप अपनी गवर्नमेंट को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव। इसके बाद हम आगे बात करेंगे बच्चे 2 और प्रस्ताव, ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिए। एक विशेषाधिकार प्रस्ताव और एक आपका धन्यवाद प्रस्ताव। ठीक है, इन दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक आपका विशेषाधिकार प्रस्ताव, मुझे पता है कि आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन अगर आप एक बार रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चे, है ना। विशेषाधिकार प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? ये आप ध्यान रखना बच्चे जी। ये विशेषाधिकार प्रस्ताव बच्चे कोई भी सदस्य इसको प्रस्तुत कर सकता है, कोई भी सदस्य, ठीक है, इस प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकता है, कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तुत कर सकता है, कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन सवाल उठता है भैया जी कब?
कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन सवाल उठता है कि भैया जी कब? कब बच्चे? जब किसी भी मंत्री ने अपने विभाग से संबंधित प्रश्न का अपने विभाग से संबंधित प्रश्न का अपने विभाग से संबंधित किसी जानकारी का, आप ऐसे कह सकते हैं, अपने विभाग से संबंधित किसी जानकारी का या जानकारी को या तो सदन के समक्ष गलत तरीके से रखा हो, या ठीक है ना, उसमें कोई हेरफेर किया गया हो, या फिर सही साक्ष्य छुपाए हो, ठीक है, तब ये प्रस्ताव लेकर आया जाता है, ठीक है। तो किसी भी मंत्री ने बच्चे किसी भी मामले में कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया हो, या उसको गलत या हेरफेर, ठीक है ना, या फिर बच्चे सही साक्ष्य या फिर तथ्यों के साथ किसी भी तरह की कोई छेड़खानी की हो, और जब उस मंत्री ने ऐसा किया है बच्चे, तो उस मंत्री ने क्या किया है? सदन के विशेषाधिकारों का हनन किया है। अगर उस मंत्री ने ऐसा किया है तो इसका मतलब क्या है? कि उस मंत्री ने बच्चे सदन के विशेषाधिकारों का हनन किया है। उस मंत्री ने सदन के विशेषाधिकारों का हनन किया है, सदन के विशेषाधिकारों का हनन किया है। सदन के विशेषाधिकारों का हनन किया है। ये बात मेरे प्यारे बच्चे समझ में आ रही है? सदन के विशेषाधिकारों का हनन किया है, क्योंकि सदन का काम होता है बेटा, सदन का राइट होता है कि भाई मंत्री के द्वारा अपने विभाग, अपने मंत्रालय या जो भी प्रश्न उससे पूछा गया है प्रश्नकाल में बच्चे, वह उसका बिल्कुल सही जवाब दे। लेकिन किसी ने क्या किया, कोई मंत्री ने बच्चे क्या किया कि जो असली आंकड़े थे, जो सही आंकड़े थे, उन असली और सही आंकड़ों को ठीक है छुपा लिया बेटा, उन असली और सही आंकड़ों को छुपा लिया, उन आंकड़ों को, ठीक है, और गलत आंकड़े दे दिए, गलत नीयत से, ठीक है। आप कह सकते हैं कि बच्चे ठीक है सही तथ्य छपा लिए गए, ठीक है, या तथ्यों के साथ कोई छेड़छाड़ की गई, तथ्यों के साथ कोई बच्चे छेड़छाड़ की गई। और सदन का राइट होता है कि भाई, सदन का राइट क्या होता है कि भाई सही जानकारी मिले, किसी भी मंत्रालय से संबंधित हमको सही जानकारी मिले, ये प्रत्येक सांसद का बच्चे अधिकार है, ये उसका फंडामेंटल राइट है प्रत्येक सांसद का। लेकिन उस मंत्री ने क्या कर दिया? सभी के साथ बच्चे धोखा कर दिया, ठीक है। तो इस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा, और जब इस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा बच्चे, तो इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य होगा बच्चे, अगर ये प्रस्ताव पारित किया गया और ये बच्चे पारित हो गया, मतलब ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और प्रस्तुत हो जाने के बाद ये प्रस्ताव पारित हो गया, तो आपने क्या किया है? संबंधित मंत्री जो है मेरे प्यारे बच्चे, आपने उस संबंधित मंत्री के कार्यों पर या तो अपनी अस्वीकृति व्यक्त की है या फिर उसकी आलोचना की है। मतलब वो व्यक्ति करप्ट है, वो मंत्री जो है वे मंत्री होने के लायक नहीं है, आपने उसके कार्यों की क्या की है बच्चे? आलोचना। तो अगर ये पारित हो गया, विशेषाधिकार प्रस्ताव पारित हो गया, तो विशेषाधिकार प्रस्ताव पारित होने का मतलब क्या होता है? पारित होने का मतलब होता है कि आपने भैया जी, ठीक है ना, संबंधित मंत्री के कार्यों की आलोचना की है, आलोचना, ठीक है। और पता है सदन में क्या होगा? सदन में बच्चे जब विशेषाधिकार प्रस्ताव पारित हो जाएगा किसी भी मंत्री के खिलाफ जिसने गलत तरीके से जानकारी दी है, साक्ष्यों को छुपाया है, और जब ये पारित हो गया तो माननीय सदस्य क्या बोलेंगे? सबके मंत्री से कहेंगे, मतलब लोकसभा के स्पीकर से कहेंगे कि साहब इस मंत्री से माफी मंगवाओ, और न केवल माफी मंगवाओ बल्कि सदन में होगा शेम 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 शेम, ऐसा होगा बच्चे। भैया इतना तो नियम कायदा सांसदों को भी नहीं पता होगा। चलो ठीक है, अब हम लास्ट बच्चे धन्यवाद प्रस्ताव, ठीक है, लास्ट हम पढ़ेंगे क्या? लास्ट हम पढ़ेंगे धन्यवाद प्रस्ताव।
ठीक है। धन्यवाद प्रस्ताव, देखो बच्चे, धन्यवाद प्रस्ताव कब लाया जाता है आपको पता है? ठीक है, आप राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जानते हैं? बोलो बच्चे। धन्यवाद प्रस्ताव, प्रस्ताव, ठीक है। आप राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जानते हैं? बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। ठीक है भाई, जानते हो ना आप? बताइए, क्या ये बात मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। हम सब जानते हैं कि भाई राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देता है आर्टिकल 87 में। तो राष्ट्रपति जब विशेष अभिभाषण देता है तो बच्चे राष्ट्रपति सरकार के कार्यों की, ठीक है ना, डिस्कशन करता है कि जो सरकार है इसके क्या क्या विजन है, सरकार कैसे करना चाहती है, क्या करना चाहती है, किस तरह से, मतलब वो सरकार की नीतियों की चर्चा करता है, ठीक है ना। और ये, ठीक है ना, ध्यान रखना, राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण में अपने मन से कुछ नहीं बोलेगा, वो एक्चुअली सरकार की नीति और उसके कार्यों के बारे में डिस्कस करेगा। चलिए, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण हुआ। अब जब राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण हो गया तो बच्चे जो सांसद हैं, ठीक है, उनका भी फर्ज बनता है कि वे राष्ट्रपति को धन्यवाद करें कि भाई राष्ट्रपति तुमने, ठीक है, इतनी मेहनत के साथ स्पीच दिया, तुमने इतनी तकल्लुफ उठाई, तो भाई ठीक है, तुमको धन्यवाद तो बनता है, स्वाभाविक सी बात है। तो सांसद क्या करते हैं बच्चे? राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से। सांसद क्या करते हैं? राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं उसके विशेष अभिभाषण के लिए। राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं, राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं उसके विशेष अभिभाषण के लिए। ध्यान रखना, सांसद राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं बच्चे, किस लिए? ठीक है, उसके विशेष अभिभाषण के लिए। अच्छा, अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ये जो प्रस्ताव है, ये जो धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया, इस धन्यवाद प्रस्ताव को बच्चे, ठीक है ना, मतदान के लिए सदन में रखा जाता है, मतदान के लिए सदन में रखा जाता है, सदन में रखा जाता है, सदन में रखा हो जाता है। जब इसको मतदान के लिए सदन में रखा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, तो सामान्यतः, सामान्यतः यह पारित हो जाएगा। जब इसे आप सदन में रखेंगे तो सामान्यतः पारित हो जाएगा, यह सामान्यतः पारित हो जाता है, सामान्यतः पारित हो जाता है, ठीक है। और यदि, यदि वह पारित नहीं हुआ, एक मिनट यार, मेरा फोन रिंग कर रहा है, चलो बाद में देखेंगे किसका है, ठीक है। यदि पारित नहीं हुआ, यदि पारित नहीं हुआ, पारित नहीं हुआ बच्चे, तो इससे सरकार की बड़ी किरकिरी होती है, ठीक है। अगर ये पारित नहीं हो पाया मेरे प्यारे बच्चे, तो एक तरह से ये सरकार की पराजय मानी जाती है, सरकार की पराजय, क्योंकि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण था वह राष्ट्रपति का अपना कोई निजी तो था नहीं, है ना। राष्ट्रपति वहां पे सरकार की नीति और सरकार के कार्यों की तो बच्चे, लेकिन व्याख्या कर रहा था। और अगर राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण सांसद लेकर आए, मतलब राष्ट्रपति ने विशेष अभिभाषण दिया, जब राष्ट्रपति ने विशेष अभिभाषण दिया तो भाई सांसदों ने, ठीक, राष्ट्रपति के उस अभिभाषण पर अपना आभार व्यक्त किया, ये एक संसदीय प्रक्रिया है, धन्यवाद प्रस्तुत किया, या फिर आप कह सकते हैं कि सांसदों ने उस पर अपना आभार व्यक्त किया, आभार व्यक्त किया, एक संसदीय प्रक्रिया है कि भाई राष्ट्रपति तुमने इतनी तकल्लुफ उठाई, ठीक है ना, तो हम आभार व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो आभार व्यक्त करने के लिए मतदान के लिए सदन में इस प्रस्ताव को रखा जाता है, सामान्यतः पारित हो जाता है, नहीं पारित होता तो सरकार की पराजय मानी जाती है, ये माना जाता है कि सरकार की किरकिरी हो गई। चलिए, हाँ बेटा,
ठीक है, विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव दोनों ही लोकसभा में लाते हैं। हम्म। ये कह रहा है आजकल के ऑनलाइन टीचर सिर्फ पैसा ही कमा रहे हैं, किसी को डाउट से कोई मतलब नहीं है। बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, बहुत बढ़िया बात बोली। तेरी इस बात पर हम भी सदन में धन्यवाद प्रस्ताव रखवाएंगे। पैसे ही तो कमा रहे हैं, तभी तो हमने ये प्रोफेशन चुना है बेटा। ठीक है, जिस प्रोफेशन में था ना, जो आज सैलरी मिल रही है, इसकी 3 या 4 गुनी होती। ठीक है ना। तो इसलिए हम इस प्रोफेशन में कि हम पढ़ा सकें। ठीक है, हम इसलिए इस प्रोफेशन में हैं कि हम, ठीक है, क्योंकि हमारा पैशन है पढ़ाना। स्पेशली मैं अपने संदर्भ में कहूँ, मज़ा आता है मुझे पढ़ाने में। एक ज़बरदस्त फीलिंग आती है, एक स्पिरिचुअल फीलिंग आती है पढ़ाने में। मुझे लगता है कि जब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा यार, मेरा जीवन निरर्थक है। इसलिए मैं हूँ इस प्रोफेशन में, पैसे के लिए थोड़ी नहीं हूँ भाई। पैसा तो इतना है कि हाँ ठीक है, घर परिवार चल जाता है, बाकी का ठीक है। और भी सोर्सेस थे मेरे पास। मेरे प्यारे बच्चे, ये सब मत बोला करो। पैसा कमाने के लिए, ठीक है ना, हमारे पास और भी ऑप्शन है। ये जो प्रोफेशन है, ये हमने बाई चॉइस चूज़ किया है। ऐसा नहीं था कि एग्ज़ाम नहीं निकला तो चलो ठीक है अब क्या करें, यहाँ आ जाते हैं, यही एकमात्र ऑप्शन है। नहीं, ठीक है। और तुम भी जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, वो कोई समाज सेवा या देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत होकर नहीं कर रहे। तुम भी पैसा कमाने के लिए कर रहे हो। और पैसा कमाना, ठीक है, सबको चाहिए, क्योंकि जीवन की मूलभूत आवश्यकता ही पैसे से पूरी होती है। तो इसलिए ज़्यादा ज्ञान मत दिया करो, इसको अपने पास रखो। दिक्कत यही है ना कि कोई भी कुछ भी बोल जाता है। आप अगर यहाँ पर आ गए ना मेरे सामने, तो आप बोल भी नहीं पाओगे यहाँ पे कैमरे के सामने। वहाँ पे पीछे कमेंट करके लिखना बहुत सरल होता है। चलिए ठीक है। हालांकि आज कुछ क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस भी हैं, ये क्वेश्चंस भी कराने हैं आज। ठीक है ना। कितने क्वेश्चंस हैं टोटल? चलो, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्वेश्चंस की, आप इन्हें खुद कर लेना। ठीक है ना, इन क्वेश्चंस को आप खुद कर लेना, क्योंकि आप रट लगा रहे हो कि भाई क्लास छोड़ दो, क्लास छोड़ दो। ये आपने लगा रखा, आपको पढ़ना है ही नहीं। ठीक है, अब देख लेना इन क्वेश्चंस को। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, खूब खुश रहो मुन्ना, खूब मस्त रहो, है ना, मस्त रहो, खूब अच्छे से पढ़ो, पॉजिटिव होकर पढ़ो, है ना, पॉजिटिव। ठीक है, चलो ओके, करवा देंगे, अब मंडे को ही करवाएंगे। ठीक है बच्चे, क्वेश्चंस को मंडे को करवाएंगे, क्योंकि ठीक है, आप इसी का कर लो रिवीजन, वही बहुत है। ठीक है, इसी का रिवीजन कर लो, वही बहुत है आपके लिए। ठीक है, थैंक यू।